आज का हमारा विषय हम पीछे अभी तक हमने उंगलियों के बारे में पढ़ लिया था। तो आज के विषय में आगे आते हैं और आज का विषय है पर्वत। हाथ में हम जैसा कि जानते ही हैं, पर्वत का मतलब है ऊंचा स्थान जो सामान्य ज़मीन से ऊंचा हो। तो हमारी हथेली का हर वो हिस्सा जो ऊंचाई लिए हुए है वो पर्वत कहलाता है। इन पर्वतों की पहचान कैसे करें और ये पर्वत कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, इनकी आज मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम पर्वत को कैसे पहचाना जाए इसके बारे में जरा एक बार देख लेते हैं। आप हथेली में यदि बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको हथेली में कुछ इस तरह की, अगर आप यहाँ इस हिस्से पर ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह की लाइनें आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। इस तरह से कुछ लाइनें मिलती हुई दिखाई देंगी। जहां ये लाइनें मिल रही हैं, यहां एक उभार जैसी स्थिति बन जाएगी। इस तरह से एक उभार जैसी स्थिति बन जाएगी और जहां ये उभार जैसी स्थिति आपको दिखाई दे वहां पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है? ये स्थानानुसार दिखाई देगा। ये जो ऊपरी हथेली के बिल्कुल साथ वाले पर्वत हैं, इन पर्वतों में हमें इस तरह का उभार दिखाई देगा, इस तरह की लाइनों का जुड़ाव दिखाई देगा। जबकि अगर हम सिर्फ अन्य हिस्सों की बात करें तो यहाँ इस तरह का पर्वत आपको दिखाई नहीं देंगे, बल्कि केवल लाइनों से बनता हुआ उभार आपको दिखाई देगा। तो हम उसे भी पहचानने की कोशिश करेंगे। अब अगर पूरी हथेली को हम एक समरूप से बांट दें तो हथेली के बीच का हिस्सा गहरा होता है और हथेली के आसपास का जो दायरा होता है ये सब दायरा उभरा हुआ होता है। इसलिए इन सभी दायरों में पर्वत हैं, बीच में कोई पर्वत नहीं है। अब ये कौन सा पर्वत है, इसको पहचानेंगे कैसे? तो अगर हम अपनी तर्जनी उंगली की सीध में, अब आप यहां देखें तो यहां एक हृदय रेखा होती है और यहां एक जीवन रेखा है। अब हृदय रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही। अब अगर हम तर्जनी के बीचों बीच, तर्जनी और मध्यमा के बीच में जो ये संधि स्थल है, यहां से एक लाइन नीचे की ओर लाएं और उसे हम मस्तिष्क रेखा तक ले आएं, तो ये जो हिस्सा बन गया है, यहां आपको एक पर्वत दिखाई देगा, एक उभार दिखाई देगा। ये उभार अवश्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन ये स्थान जो आप ये देख रहे हैं, ये स्थान बृहस्पति का क्षेत्र है। तो यहां बृहस्पति पर्वत आपको मिलेगा। ये बृहस्पति पर्वत बिल्कुल मध्य में भी हो सकता है, थोड़ा इस तरफ भी हो सकता है, थोड़ा इस तरफ भी हो सकता है, ऊपर की ओर भी हो सकता है। उसके स्थान के अनुसार उसका क्या फल होगा ये हम अगली वीडियो में समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम स्थान को पहचान लेते हैं। ये बृहस्पति पर्वत होगा। इसके बाद मध्यमा और अनामिका, मध्यमा और अनामिका के बीच में यदि हम एक लाइन को सीधा निकालें और इसको हम बृहस्पति की ओर ले जाएं, तो यह जो क्षेत्र बनेगा, यह क्षेत्र शनि का क्षेत्र है। यहां आपको शनि पर्वत दिखाई देगा। इसी प्रकार से यदि आप तर्जनी और कनिष्ठा, तर्जनी और कनिष्ठिका के बीच में एक लाइन को नीचे लाएं, तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये सूर्य पर्वत है। अभी अगर आप ध्यान दें तो जब मैंने उंगलियों के बारे में बताया था तो मैंने बताया था ये उंगली बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है। तो बृहस्पति की उंगली जिस पर्वत को टकराएगी जाकर मोड़ने पर, ये बृहस्पति पर्वत होगा। इसी प्रकार से ये जो हमारी उंगली है, ये शनि का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये जिस पर्वत पर टकराएगी ये शनि पर्वत होगा और यह सूर्य की उंगली जिस पर्वत पर जाकर लगती है, ये सूर्य पर्वत। और ये उंगली क्योंकि ये बुध की उंगली है, तो ये जहां टकराएगी यह बुध पर्वत का क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र है हृदय रेखा से इस तरफ जो क्षेत्र बच गया है, ये क्षेत्र बुध का क्षेत्र है। तो ये है बृहस्पति, शनि, सूर्य और बुध।
फिर से उंगलियों पर ध्यान दीजिए, चारों उंगलियां मुड़ने पर अपने अपने पर्वतों के साथ जुड़ जाएंगी। तो इसके बाद अब अंगूठा जो है, अगर हम इस पूरे हिस्से को जो बच गया है, इस पूरे हिस्से को यदि एक लाइन से जोड़ दें, यहां से एक लाइन के साथ अंगूठे के नीचे से अगर हम यहां से एक लाइन ले आए और यहां तक इसे जोड़ लें हथेली के बीचों बीच, तो ये जो क्षेत्र बचता है, ये जो क्षेत्र रहेगा, इसको हम हटा लेते हैं यहां से। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है मंगल का क्षेत्र। ये हमारे अंगूठे के मूल से लाइन को सीधा ले जाते हुए जो जीवन रेखा के ऊपर का हिस्सा बचेगा, जीवन रेखा से अंगूठे के मूल को बिल्कुल सीधी लाइन खींचकर ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये मंगल का क्षेत्र है। मंगल का क्षेत्र 2 स्थानों पर है। इसी तरह यदि बुद्ध पर्वत के नीचे हम यहां लाइन खींच दें तो यह जो पर्वत है, यह भी मंगल पर्वत है। अब क्योंकि यह ऊंचा होता है, इसलिए इस स्थान को हम उच्च मंगल कह सकते हैं। ये ऊंचा है, ऊंचा स्थान है हथेली में, तो इसको हम उच्च मंगल कहते हैं। और यह स्थान क्योंकि थोड़ा निम्न है, थोड़ा नीचे की ओर है, इसलिए इसको हम निम्न मंगल कहते हैं। और क्योंकि उंगलियों के नीचे जो जिस ग्रह का प्रतिनिधित्व कर रही थी, हमने कहा था ये गुरु की उंगली है, और ये वाली उंगली जो है ये शनि की उंगली है, और ये वाली सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है उंगली, और ये वाली उंगली बुध का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमने जैसे कि उंगलियों को ग्रहों का प्रतिनिधित्व दिया था, उसी प्रकार हमने अंगूठे को भी प्रतिनिधित्व दिया था, और अंगूठा प्रतिनिधित्व करता है शुक्र का। तो शुक्र को मोड़ लेने पर, यानी कि शुक्र के बिल्कुल अंगूठे के मूल पर जो पर्वत है, यहां नीचे की ओर ये जो पर्वत है, इस पर्वत को हम कहते हैं शुक्र पर्वत। तो ये जो हिस्सा है, ये शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार से मंगल के नीचे बिल्कुल सीध में यदि हम लाइन खींचते जाएं और हथेली को पूरी मणिबद्ध रेखा तक, यहाँ जो मणिबद्ध रेखा रहती हैं अंगूठे के हाथ के मूल में जो मणिबद्ध रेखाएं हैं, यहां तक खींच लें, तो ये जो क्षेत्र है, ये है चंद्रमा का क्षेत्र। ये पूरा क्षेत्र यहां पर चंद्रमा का क्षेत्र। अब ये चंद्रमा का क्षेत्र है, इसे हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, हल्का सा ये यहां कर मुड़ जाता है, बढ़ जाता है। तो ये चंद्रमा का क्षेत्र है। और ये जो बीच का हिस्सा बच गया है, जिसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, इसे कुछ लोग मंगल का क्षेत्र, तो कुछ लोग राहु का क्षेत्र मानते हैं। तो इसे हम राहु का क्षेत्र यहां लिखेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हम इसे क्या कह रहे हैं, हम इसे मंगल का क्षेत्र कहें या राहु का क्षेत्र कहें, इससे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मंगल या राहु का क्षेत्र फल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम यहां इसे राहु का क्षेत्र मान रहे हैं। और ये नीचे का क्षेत्र जो मूल में है, ये हम यहां ये लगभग यहां आकर टकराएगी। तो ये जो क्षेत्र है, यहां नीचे का जो क्षेत्र है, इसको हम केतु का क्षेत्र कहते हैं। तो ये केतु का क्षेत्र है। अब हम हाथ के फिर से एक बार बताता हूं, ये जो क्षेत्र है यहां पर तर्जनी के नीचे, ये बृहस्पति का क्षेत्र। मध्यमा के नीचे जो क्षेत्र है, ये शनि का क्षेत्र। सूर्य की उंगली अनामिका के नीचे का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है सूर्य का। और कनिष्ठा के नीचे का जो क्षेत्र है, वो बुध का क्षेत्र है। कनिष्ठा के नीचे का जो क्षेत्र है वो बुध का क्षेत्र है। अब बुध के नीचे जो क्षेत्र है वह आधा मंगल का, और उससे नीचे का जो भाग है वो चंद्रमा का क्षेत्र है। इसे आप अंगूठे के मूल की रेखा को खींचकर सीधी रेखा खींचकर बांट सकते हैं। जब आप बहुत अभ्यस्त हो जाएंगे तो आप महीन रेखाओं के आधार पर ही इनका विभाजन आसानी से कर पाएंगे।
जो बहुत महीन महीन हमारे हाथ में रेखाएं रहती हैं, इस तरह की हथेली में आपको जो दिखाई देती हैं, आप इनके आधार पर आसानी से क्षेत्रों को, पर्वतों को बंटते हुए पहचान पाएंगे। उसके लिए आपको बहुत अभ्यस्त होना होगा। और एक और बात, ये जो महीन रेखाएं हैं ये आपको सामान्यतः दिखाई नहीं देंगी, ये बहुत ध्यान से देखने पर ही, लेंस की सहायता देखने पर ही आपको ठीक से पहचान में आएंगी कि ये पर्वत का क्षेत्र कहाँ पर है। और दूसरी, ये जो है ये मंगल का क्षेत्र है। अंगूठे के बिल्कुल सीधे में लाइन लगाइए तो जो ऊपर क्षेत्र बचेगा वो मंगल का क्षेत्र है, और नीचे जो पूरा क्षेत्र बच गया ये शुक्र का क्षेत्र है। तो ये बीच वाला राहु का क्षेत्र, या इसको मंगल का मैदान भी कहते हैं, राहु का मैदान भी कहते हैं। इसे हम क्षेत्र कहेंगे क्योंकि यह उभार नहीं है, ये मैदान है। मैदान मतलब फ्लैट एरिया है। तो क्योंकि हथेली में गहरा हिस्सा है इसलिए इसको राहु का मैदान या मंगल का मैदान या क्षेत्र कहा जा सकता है, हालांकि ये पर्वत नहीं है। और ये जो पिछला हिस्सा है, यहाँ हथेली के बिल्कुल पिछला हिस्सा जो उठा होता है, ये वाला हिस्से को हम केतु का क्षेत्र कहा जाता है। तो इस तरह हमने 9 ग्रहों को हथेली पर स्थान दिया है। विद्वानों ने इसको पुष्टि की है कि इसी प्रकार से स्थित होता है। हमारे प्राचीन आचार्यों ने इस प्रकार से हाथ को विभाग में बांटा है। हमें इनके गुणों को आगे हम पढ़ेंगे, तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ग्रह के स्थान का, पर्वत का क्या गुण होता है, और यदि वो अपने स्थान से खिसक जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान या दूसरे स्थान से एक पर्वत से दूसरे पर्वत की ओर चला जाए, तो उस पर क्या प्रभाव होगा ये भी हम जानेंगे। जैसे कि मैं आपको एक सामान्य तौर पर बात बता देता हूं कि शुक्र जो है, हम सामान्य भाषा में जानते हैं कि शुक्र प्रेम का कारक है। तो यदि किसी का शुक्र जो है बहुत ऊंचा हो तो क्या होगा, प्रेम अच्छा मिलेगा। यदि बिल्कुल दबा हो तो प्रेम की कमी रहेगी। लेकिन यदि बहुत उच्च शुक्र हो जाए, यानी कि अति विकसित हो जाए, अब एक शास्त्र में कहावत है ना, अति सर्वत्र वर्जते, अति तो सदैव ही बुरी होती है। तो अति प्रेम होना भी पागलपन जैसा सूचक हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उन्मादी हो जाएगा। तो ये सब चीजें हथेली पर देखने के बाद, फिर उसके बाद हम रेखाओं को समझेंगे। आधारभूत चीज़ों को याद रखिए। यदि आप हस्तरेखा को ठीक से सीखना चाहते हैं तो आपको बेसिक चीज़ें पहले सीखनी होंगी, और बेसिक चीज़ों पर शुरुआती ध्यान देने के बाद अंत में हमें आना होगा कि हम किस प्रकार से ग्रहों के गुणों को रेखाओं के द्वारा समझेंगे। रेखाओं का फल क्या होगा वो बाद में समझेंगे। पहले मैंने बताया था, सबसे पहले आपने देखना है हाथ का प्रकार, फिर हाथ के प्रकार निश्चित हो जाने के बाद उसकी त्वचा, बाल, नाखून आदि का सौष्ठव, बनावट कैसी है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम उंगलियों का बारे में और अंगूठे के बारे में जान लेंगे। जब ये सब आपके दिमाग में पूरी तरह निश्चित हो जाए, आप इन पर निर्णय पर पहुंच जाएं कि कैसा हाथ है, कैसी उंगलियां हैं, सब बनावट में आप निश्चित रूप से पहुंच जाएं, तो फिर आपको हाथ के पर्वतों पर आना है। तो ये सब के क्षेत्रों को अच्छी तरह से समझ लेंगे। फिर पर्वतों की स्थिति और पर्वतों के गुणानुरूप कैसा स्थान रहा है, पर्वत कैसा फल दे रहे हैं, उसका निर्णय कर लेने के बाद, जैसे कि अभी एक आदमी की बहुत अच्छी हृदय रेखा है और उस कुंडली में भक्ति के गुण हैं, लेकिन हम बृहस्पति में दोष देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उसका बृहस्पति पर्वत तो बहुत बुरी स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में वो या तो अंधविश्वासी होगा, या फिर अगर उसका मंगल दूषित है, शनि दूषित है, तो वह धर्म का पाखंड कर रहा है। ये सब पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा? ये सब पहचानने के लिए पहले हमें हाथ के मूल गुणों को जान लेना होगा। मूल गुणों के बारे में मैंने बताया कि हर एक चीज को क्रमानुसार पहले देखिए, फिर क्रमानुसार पूरा निर्णय कर लेने के बाद फिर रेखाओं की ओर ध्यान दें। अगर आप पहले ही रेखा देखने लगेंगे तो रेखाओं का फल आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ रेखाएं, मैंने बहुत से भिखारियों के हाथ में भाग्य रेखा हथेली के मणिबद्ध से लेकर और शनि पर्वत तक जाती हुई, शनि की उंगली तक जाती हुई भाग्य रेखा, जिसे हम अतीव सौभाग्यशाली स्थिति मानते हैं, वो बहुत से भिखारियों के हाथ में देखी हैं। पर वो भिख क्यों मांग रहे हैं? वो भीख इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनके हाथ की बनावट को देखिए, उनके हाथों के प्रकार को देखिए, उनके हाथ के रंग को देखिए और उनके पर्वतों की स्थिति को देखें तो वह बेहद खराब स्थिति में है। इसलिए अच्छी भाग्य रेखा किसी एक अच्छे तलवारबाज जो बहुत तलवार में अभ्यस्त है चलाने में, उसके हाथ में एक बहुत अद्भुत तलवार शोभा पाती है और वह उसकी कीर्ति बढ़ाती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में, जिसको तलवार चलानी नहीं आती है, यदि उसके हाथ में तलवार हो तो वह अपने ही अंगों को काट लेगा। तो ये जो बात है यही रेखाओं पर लागू होती है। हाथ में शुभ रेखाएं, अद्भुत अच्छी रेखाएं
केवल तभी फल दे पाएंगी जो वो भली प्रकार के, अच्छे प्रकार के हाथ में हों। और ये गुण निर्णय करने के बाद ही हम अगली बात पर पहुंचेंगे। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि पर्वतों की स्थिति के अनुसार कैसा फल होता है।